नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज यूनिट 1 के एमसीक्यू लेके आया हूँ भारतीय इतिहास के, जिसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ फैक्ट देखेंगे वैदिक सभ्यता के, कुछ से फैक्ट देखेंगे हम ऋग्वेद के। तो ऐसे करके 30 क्वेश्चन बनाए हैं। उन 30 क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करेंगे। आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और 30 क्वेश्चन में आपको 30 फैक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन से आपको 30 फैक्ट और मिल जाएंगे, तो कुल मिला के आपके फैक्ट 60 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। किसने कहा कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां नहीं हैं? अभी तक आपने सुना था कि है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन एक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एफ आर अल्चिन, स्टुअर्ट पिगट। तो इसके ऑप्शन में क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या है? आर एफ बनर्जी। इसने कभी भी 2 राजधानियों के बारे में डिस्कस नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, इन दोनों राजधानियों के विरोध किया कि हमेशा की 2 राजधानियां नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों ने इसका समर्थन किया और इन्होंने बताया भी कि मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता 2 जुड़वा राजधानी बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ लिखा है जो मैंने बताई आपको। देखिए, अल्चिन महोदय ने 2 राजधानियों को मत का विरोध किया, मैंने आपको कहा। स्टुअर्ट महोदय ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, आपको 4 से 6 फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? अब यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। इसके ऑप्शन जबरदस्त है। पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा ऑप्शन है जवाली, तीसरा ऑप्शन है जंभल और चौथा ऑप्शन है केसी। तो इसका राइट आंसर है जमाली। देखो, बाकी के आपको 3 ऑप्शन ऐसे लग रहे होंगे बनाए बनाए, पहला ही इसका आंसर है जमाली। जमाली इनका कौन था? दामाद था। तो आपको ये याद रखना है। देखिए डिस्क्रिप्शन, महावीर स्वामी का मत है कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है। आप कोई कार्य स्टार्ट करते हो, उसी समय यह समाप्त हो जाता है, इनका कहना है। जबकि जमाली के अनुसार कार्य की समाप्ति पर ही कार्य को संपादित हुआ समझना चाहिए। जैसे आपने कोई कार्य स्टार्ट किया, उसकी ये किसके अनुसार है? जमाली के अनुसार। वो उस समय आपको उसको समझना चाहिए। तो देखिए ये उसके है। जमाली ने क्रियामण कृत के स्थान पर बहुतारवाद का स्थान दिया। किसका दिया? बहुतारवाद का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? देखो दोस्तों, आपने अभी तक पढ़ा होगा किसका प्रयोग किया गया, किसी भी ऑब्जेक्टिव में लगाया होगा कि किसका प्रयोग किया था। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है सेलखेड़ी, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है कैल्साइट। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपने ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी तो आपको ये याद होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे और ना ही लोहा का आविष्कार हुआ था उस समय। लोहा का आविष्कार बाद में हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? लोहा। मोहर और सील हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है। क्या है? विशिष्ट वस्तु है। सर्वाधिक मोहरें सेलखेड़ी की बनी होती है। सेलखेड़ी की बनी होती है, ये याद रखना आपको। चांदी, चाट, मिट्टी आदि से बनी मोहरें प्राप्त हुई थी। देखो, मोहरें सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुई थी और सबसे ज़्यादा सेलखेड़ी की बनी होती थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हड़प्पी पूरा स्थल का उत्खनन नहीं किया था? देखो, इसमें याद रखना आपको, किसने उत्खनन नहीं किया था? पंडित माधव स्वरूपवत्स ने, राखालदास बनर्जी ने, काशीनाथ दीक्षित ने, एच डी सकलिया ने। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी नाम आपने सुने सुने से लग रहे हैं? आपने एच डी राखालदास सकलिया को कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये वैसे ही ऑप्शन कट हो जाता है आपका। देखो, आपकी एग्जाम ऐसा है कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो, अगर आपको एच डी सकलिया के बारे में पता होगा तो इसका आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। पंडित माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी और काशीनाथ दीक्षित ने मोहनजोदाड़ो की। तो देखिए दोस्तों, एच डी सकलिया इसके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था और सिलेबस हालांकि हिस्ट्री का वही है, इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है पीपल, तीसरा है परिजात और चौथा है साल। तो इसका सीधा सा आंसर है पीपल। पीपल के वृक्ष की आकृति है उनके मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ब्रीही शब्द का अर्थ है। ब्रीही, अब देखिए नए नए आपके नए सिलेबस में ग्रंथ वेद जुड़े हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। गेहूं, धान, जौ, मूंग, इसका क्या आंसर हो सकता है? एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर किसी को पता हो तो। इसका राइट आंसर है धान। क्या है? धान। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा जाता है। जो ऋग्वेद में जो गाय को कहते थे उसे अधन्य कहते थे, जो ना मारे जाने वाला पशु। गाय को हमेशा
कभी भी कोई मारता नहीं था, इसलिए अदन्य कहा जाता है। जननायक को गोजित की उपाधि दी जाती थी, गोजित की उपाधि दी जाती। गावस्टी गावस्टी गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए प्रयोग होता था ऋग्वेद में। आपको ये सब ऋग्वेद की बातें चल रही तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केवल एक शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है भाब्रू, दूसरा है निगल सागर स्तंभ लेख, रुमनई डैम स्तंभ लेख, 12 गुफा अभिलेख। देखिए दोस्तों, बाकी के सब ऐसे लग नहीं रहे कि कोई से जाने पहचाने भी नहीं है, ऐसे अभिलेख डाल दिए गए। रुमनई डैम अभिलेख आपको जाना पहचाना लग रहा है, और वो भी किससे लग रहा है? अशोक से। तो इसका राइट आंसर भी अशोक है। यह नेपाल में स्थित शिलालेख है, ये आपको विशेषकर याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। अगर यह हम 2 मार्कर में मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ कहाँ पे, पहला आप ऑप्शन डाल सकते हो, यह नेपाल में स्थित है। और इसमें किस प्रकार की भाषा यूज़ करी है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। यह लेख अशोक के अभिलेख के 20 वर्ष बाद उत्कीर्ण कराया गया। अब ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, 2 मार्कर अगर ये आता है तो आपको। इस अभिलेख का मुख्य विषय अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा। देखो दोस्तों, ये कितने अच्छे फैक्ट हैं। अगर आप 2 मार्कर में इसको लिख के आते हैं तो आप 2 में से 2 नंबर आएंगे आपके, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर एकत्रित करने वाला अधिकारी को कहते हैं? इसका राइट आंसर है सीता अध्यक्ष। क्या आंसर है? सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस जैन ग्रंथ में वर्णित कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो इसका आंसर है परिशिष्ट पर्वन। क्या है? परिशिष्ट पर्वन। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ व बलि थे, ये थे राजस्व के स्रोत थे। बाघ और बलि राजस्व के स्रोत थे, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो याद रखना आपको, यह था मिलिंद। मिलिंद था, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे, इसलिए याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं रखता था? तो आपको याद रखना, अशोघोष, चरक, नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। पतंजलि नहीं था। पतंजलि योग की स्थापना करी थी, याद रखना आपको। और पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभाष्य कहा जाता है। पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, तो आपको याद रखना है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आपको याद रखना है, शुंग के बाद कौन आया? पुष्यमित्र, वासुदेव आए, कर्ण वंश की स्थापना की। इसने कर्ण वंश की स्थापना की, आपको याद रखना है। सात वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीमुख, आपको याद रखना है। गुप्त वंश के कौन थे? श्रीगुप्त, याद रखना आपको। कौन थे? श्रीगुप्त, याद रखना आपको। किन 2 गुप्त शासकों को उनके सिख को वीणा बजाते हुए दिखाया गया? क्या क्या बताया गया है? वीणा बजाते हुए। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अधोलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अब देखो, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। दीनार का प्रयोग होता था गुप्तकालीन में, गुप्तों के समय दीनार का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्राग प्रस्ती में किस विद्या में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? गंधार में कही गई है। गंधर्व में कही गई है। समुद्रगुप्त की प्राग प्रस्ती में किस विद्या में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? ये है गंधर्व। क्या है? गंधर्व में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या वाप या द्रोण वाप शब्द का क्या निर्देशित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? भूभाग। इसका क्या है? भू और भाग। ऐसे प्रश्न आपको विशेषकर याद रखने हैं, भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? तो आपको याद रखना है हिनसोंग, फायान, मेगास्थनीज और इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो इल्तुतमिश के समय भारत आया था। मेगास्थनीज की बुक थी एक इंडिका, आपको याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। फायान ने मध्य प्रदेश की मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। आपको ये फैक्ट याद रखने जो मैंने आपको बताया है। निम्न में से कौन सा राजपूत काल का गणितज्ञ है? इसका आंसर है भास्कराचार्य। क्या है? भास्कराचार्य। निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो राजा भोज ने लिखी। राजा भोज ने क्या राजधानी बनाई थी? धार को राजधानी बनाई थी। राजा भोज ने कौन सी रचनाएं लिखी है? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वैज्ञानिक नाम क्या था? क्या था वैज्ञानिक नाम? आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। मोहम्मद हसन, क्या था इनका वैज्ञानिक नाम?
मोहम्मद हसन इनका वैज्ञानिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। क्या की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। बलबन के बारे में याद रखिए, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने नवरोज त्योहार शुरू करवाया था। कुतुब ऐबक को गुलाम वंश का शासक माना गया है। 1206 के समय समथिंग ये गुलाम थे गोरी के, इसलिए इनको गुलामों का गुलाम कहा जा सकता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख पक्ष कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जा सकता है। अलाउद्दीन के बारे में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इन्होंने चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चलाई थी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाया। इसने चांदी के सिक्के चलाए, अरबी के सिक्के चलाए। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, पूर्ण निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना आपको, इतने सारे फैक्ट याद रखने। निम्न में से कौन सा अधिकारी बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं है? देखो वही क्वेश्चन आ गया। सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, वारिद ए मंडी, मुशर्रफ ए मामलिक, ये नहीं था मुशर्रफ ए मामलिक, बाकी सब मंडी से संबंधित थे। राजा अपनी जनता से मुक्त हो गया और वे राजा से एक इतिहासकार ने किसके बारे में कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, नहरों का निर्माण किया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी के समय हुआ। सर्वाधिक दासों की संख्या इसी के समय थी। जहांगीर को चित्रकला का काल कहा जाता है। जहांगीर का समय था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसमें चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। मोहम्मद तुगलक के बारे में ही यही था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद शाह रंगीला, यह एक रंगीला, इनका नाम इस पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, विशेषकर प्रीवियस ईयर में दिया गया है। मोहम्मद शाह रंगीला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला को। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है, तैमूर आक्रमण कब हुआ था? ये पिछली बार भी अभी क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तैमूर लंका, तो आपको याद रखना है 1739 रखना है आपको याद। 1739 में तैमूर लंका वो हुआ था, आक्रमण हुआ था। मध्यकालीन इतिहास में पन्हा, इसको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे जूता कहा जाता है मध्यकालीन में। पन्ही, जिसे पन्ही कहा जाता है, इसे पन्हा का उपनाम कहा जाता है। इसे पन्ही को जूता कहा जाता है मध्यकालीन भारत। किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुर्शिद अली खां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुर्शिद अली खां को कहा जाता है। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य का मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? आपको याद रखना है गोलकुंडा। क्या याद रखना है? गोलकुंडा। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आखिरी और अंतिम प्रश्न है, मुगल प्रशासन में सावनिक निगार का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? जमींदारों पर नियंत्रण। सावनिक निगार का अर्थ होता है जमींदारों पर नियंत्रण। तो दोस्तों हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको जल्दी बताया, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।